शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। देश में चल रही कालिख पॉलिटिक्स के बीच पाकिस्तानी क्रिकेटर और अंपायर भारत में चल रही सीरीज बीच में ही छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कल राष्ट्रपति के बयान के बाद आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कट्टरवादियों को गुंडागर्दी छोड़कर डिबेट करने की सलाह दे दी, लेकिन इस बात की संभावना दिखती नहीं है कि कालिख पोतने वाले उनकी बात सुन भी रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटरों के लौटने के बाद एक बार फिर हम सोचने को मजबूर हैं कि कुछ लोगों की इस असहनशीलता से दुनिया में हमारी क्या छवि बन रही है। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तानी क्रिकेटरों को देश से निकालकर कट्टरवादी जीत गए? क्या कालिख पॉलिटिक्स ने देश की नाक कटा दी है? और क्या सिर्फ बातों से गुंडागर्दी रोक पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए हमारी आज की रिपोर्ट। आखिरकार कालिख पोतने वाले, गुंडागर्दी करने वाले जीत गए। कानून की धज्जियां उड़ाने वाले सभी अपने मकसद में कामयाब हो गए। भारत पाक क्रिकेट संबंधों पर बादल घिर गए। ये सीरीज अब आगे नहीं होगी। मेरे फोकस भी निकल गया। मैंने ये नहीं कहा कि आगे नहीं होगी। इस वक्त लगता है कि नहीं। देखिए, ये सारी बातें विषय अध्यक्ष तय करेंगे कि सीरीज होगी कि नहीं होगी, तो कब होगी, क्या होगा क्या नहीं। 24 घंटे के भीतर शिव सैनिकों के आतंक से घबराकर पाक क्रिकेटर शोएब अख्तर और वसीम अकरम कमेंट्री छोड़कर पाकिस्तान वापस जाने को मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, आईसीसी ने भी पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार को सीरीज छोड़ने के लिए कह दिया। मुंबई से लेकर दिल्ली तक अतिवादियों का उत्पात सिर चढ़कर बोला, लेकिन सरकार ठोस कार्रवाई की बात नहीं कर रही, बस ये नसीहत दे रही है कि बात से बन जाएगी बात। किसी प्रकार की वैंडलिज्म से या किसी प्रकार के दबाव से ऐसी घटना करना जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखी है, जिसके माध्यम से अपना विरोध प्रकट करना, वो भारत में जो बहस का स्तर है लोकतंत्र का, उसको ऊपर नहीं ले जाता, उसको नीचे ले जाता है। सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ बातों से गुंडागर्दी रोक पाएंगे मोदी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्या पाक क्रिकेटरों को देश से निकालकर कट्टरवादी जीत गए? और क्या कालिख पॉलिटिक्स ने देश की नाक कटा दी है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से संबित पात्रा हैं, मेरे साथ कांग्रेस से आलोक शर्मा हैं, शिवसेना से अनंत तरे जी हैं। स्वागत है अनंत तरे जी आपका। और मेरे साथ जम्मू कश्मीर के इंडिपेंडेंट एमएलए इंजीनियर रशीद साहब भी हैं। इंजीनियर रशीद वही निर्दलीय विधायक हैं जम्मू कश्मीर के, जिन पर स्याही फेंकी गई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इनकी पिटाई की गई थी क्योंकि इन्होंने बीफ की एक पार्टी दी थी जम्मू कश्मीर एमएलए हॉस्टल में। आप सभी का स्वागत है। तरे साहब, पहले आप ही के पास आ रहा हूं। अनंत तरे जी, आप तो शिवसेना के सबसे बड़े नेताओं में से हैं, पार्टी की पूरी रणनीति समझते हैं। क्या हासिल कर लिया आपने, हम ये समझना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटरों को, अंपायरों को, कमेंटेटर्स को यहां से वापस भेज के बीसीसीआई के ऑफिस में घुस के प्रेसिडेंट शशांक मनोहर का विरोध करके, घेराव करके क्या हासिल कर लिया आपने? ये शिवसेना का जो रवैया है आज से नहीं है। आपको याद दिला दो मनोज जी, ये 1995 में जब एनडीए का सरकार था तब भी विरोध किया था। मैच की जो है वो उखाड़ फेंके थे, और इसलिए ये आज नया नहीं है। जब तक आज की बात है, ये अनुराग ठाकुर क्या बोले थे, हमारे परराष्ट्र मंत्री सुषमा जी क्या बोले थे, आतंकवाद के साथ शांति की बात नहीं हो सकती है। अनुराग ठाकुर बोले थे ये जो आतंकवाद चला इसलिए क्रिकेट, पाकिस्तान का क्रिकेट यहाँ पे नहीं हो जाएगा। अभी ये कैसा क्या बदल गया? हाँ, ये 95 में अगर हम पिच उखाड़ के फेंके थे, 95 में विरोध किए थे, उसके बाद में आदरणीय शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी, ये पाकिस्तान का कोई भी मैच यहाँ पे नहीं होएगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, और आज तक हम लोग नहीं खेलने को दिया। इसमें नया क्या है? नया ये है कि आपने गुंडागर्दी की, आपके लोगों ने। नया ये है गुंडागर्दी इस बार बीसीसीआई के ऑफिस में घुस के कर दी। प्रेसिडेंट शशांक मनोहर का घेराव कर लिया, वो बेचारे डर गए थे। 200 लोग, आपके 200 लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, बीसीसीआई के ऑफिस में घुस गए। और आज देखिए, आज आप ये पाकिस्तान के कमेंटेटर्स, अंपायर को वापस जाना पड़ रहा है, और दुनिया भर में हमारी छवि ये बन रही है कि हम असहनशील हैं, हम इनटॉलरेंट हैं, हमारे यहाँ गुंडागर्दी होती है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। देखो, देशभक्ति को गुंडागर्दी कहते हैं तो कहते रहना, ये हमारा देशभक्ति ऐसी चलते रहेगा। ये शशांक मनोहर को बोलो तुम पाकिस्तान में जाओ ना, ये
सुरेंद्र कुलकर्णी को बोला आप पाकिस्तान में जाओ ना, ये राज्य में देश में कम साहित्यिक है क्या? क्यों बुलाते पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पे, जिनके जान गए, निरापराध लोगों को मारा गया, उसके बारे में कुछ सोचा? बॉम्ब स्फोट में 257 लोग मर गए, 26/11 में 192 लोग मर गए। ये लोगों का क्या विचार अच्छा, करते हैं? अनंत तरे तारे साहब, मैच खेलना चाहते हैं तो इंजीनियर रशीद हमारे साथ हैं। इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर के एमएलए हैं, लेकिन ये तो पाकिस्तानी नहीं है। इनके ऊपर क्यों स्याही फेंकी गई है? इनकी क्यों विधानसभा के अंदर पिटाई हुई है? देखो, कल उनका बयान में सुना, ये देश में कानून महत्वपूर्ण है। इस देश में जब जम्मू कश्मीर ने कानून बनाया कि यहाँ पे गोवंश हत्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन्होंने क्यों ऐसा किया? बीप का पार्टी क्यों करने का ऐलान किया? वो लोग ने, हमारे जो मित्र पक्ष है उनके एमएलए भड़के किया उन्होंने। इस देश का कानून महत्वपूर्ण है। किसी मजहब से यहाँ पे कानून जो संविधान है वो महत्वपूर्ण है, वो पालना मांगता है। मेरी गाय तुम्हारी गाय तुम्हें, ये क्या चलता है? अरे हम लोग गाय को भगवान मानते हैं, आप नहीं मानते तो छोड़ दो, काटना तो छोड़ो आप कम से कम। अरे तरे साहब, आप कह रहे हैं कानून से ऊपर, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि बैन नहीं है। जम्मू कश्मीर में इंजीनियर रशीद ने पार्टी दी, वो कानून के भीतर रह के दी। वो क्यों दी चिढ़ाने के लिए, उस पर मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन वो कानून के, आप कानून की बात कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूं मैं, कानून के भीतर किया उन्होंने ये। क्या जम्मू कश्मीर के विधिमंडल ने यहाँ पे जो कानून पास किया है गौवंश हत्या, तो उसका पालन कहाँ हुआ? बताओ ना मुझे, वो कानून से कहाँ पे हुआ? उन्होंने जब एक कानून बनता है, वो कानून सभी छोटे से बढ़ के बड़े, सीमन से लेके गरीब तक पालना पड़ता है, वो देश चलता है। यहाँ पे ये नहीं करते, ये कानून नहीं मानने वाले। तरे साहब, पता नहीं कौन से कानून की आप बात कर रहे हैं। आप शायद जम्मू और श्रीनगर के हाई कोर्ट्स के अलग अलग ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला स्टे हो चुका है, आप जानते होंगे। चलिए खैर छोड़िए, इंजीनियर रशीद, चलिए छोड़िए, चलिए ठीक है। इंजीनियर रशीद, आपके साथ आज दो नेता बैठे हैं, शिवसेना से अनंत तरे, बीजेपी से संबित पात्रा। शिवसेना या उसकी आइडियोलॉजी से जुड़े लोगों ने आपके ऊपर स्याही फेंकी और बीजेपी के एमएलए ने आपकी पिटाई की। आज आप इन दोनों से क्या कहना चाहते हैं? इंजीनियर रशीद। मैं उन दोनों से ये अर्ज करना चाहूंगा, मैं अभी दिल्ली का जो हमारा पार्लियामेंट स्ट्रीट का पुलिस स्टेशन है, मैं वहां से होके आया और मैंने अपना एप्लीकेशन जो दिया था, जो पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया था, एफआईआर दायर की थी, मैंने उसको वापस ले लिया, क्योंकि उन बेचारों का कसूर नहीं है जिन लोगों ने मुझ पे स्याही फेंक दी। कसूर तो इन लोगों का है जो आपके स्टूडियो में बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में बीफ है, बाकी चीजें हैं, इस पर बैन नहीं है। हम किसी भी धर्म के मानने वालों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। मैं अपने शिवसेना के भाई से एक छोटी बात कहना चाहूंगा। मैं मानता हूं इनकी ही बात, अगर हमारे आरपीसी में ये चीज है कि वहां पर बीफ खाना या गांव मात खाना मतलब वो उचित नहीं है, वो उस पर बैन है, लेकिन इन्हें ये भी पता होना चाहिए उसी जम्मू कश्मीर के आरपीसी में एक ऐसा भी क्लास है, एक ऐसा भी प्रावधान है जिसमें जम्मू कश्मीर में प्रोस्टिट्यूशन को जायज करार दिया गया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कल हम प्रोस्टिट्यूशन की दुकानें खोल दें? मेरी इतनी सी गुजारिश है कि जो हमने बीफ पार्टी थी वो किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं की। हमने कोई स्लाटर एमएलए हॉस्टल में नहीं किया, हमने वहां पर पकाया भी कुछ नहीं, हमने वहां पर खिलाया भी एमएलए हॉस्टल में नहीं, सिर्फ हमने बाहर से कुछ लाया। अपने कमरे में जगह कम थी, अपने कमरे के सीधे में जो मेरा लॉन आता है हम वहां पर बैठ गए। तो इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचने की कहां बात पहुंची। और जो आपने कहा, मैं सुमित पात्रा जी से, मैं तो इनका कद तो बड़ा है, इनसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि जो सियासत आजकल हिंदुस्तान में हो रही है, सिर्फ गांव माता को लेके, सिर्फ जो आप इंटॉलरेंस की सियासत कर रहे हैं, उसका फायदा उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिन्हें आप अपना दुश्मन मानते हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान को दुश्मनों की, आज की तारीख में बड़ी बड़ी अच्छी बातें करना बड़ा आसान है। इंजीनियर रशीद, सवाल आपसे भी है, आपने वो बीफ पार्टी क्यों रखी थी? क्यों मीडिया को बुलाया था? क्यों आप दिखा दिखा कर वहां पर बीफ पार्टी करवा रहे थे, लोगों को खिला रहे थे? आपको पता था देश का माहौल खराब है, उसके बावजूद आपने वो पार्टी क्यों रखी थी? आप मेरी, और पीछे बाकायदा आपने बैनर लगा रखा था, मीडिया के कैमरे आपने बुलाए थे। आप मुझे बात करने दें।
यहाँ पे हमारे आरएसएस के भाई और संबित पात्रा जी भी ये कहेंगे कि जो देश की मेजॉरिटी है हमें उनके सेंटिमेंट्स का एहतराम करना है, लेकिन आपको ये चीज भी माननी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर में जो पॉपुलेशन है उसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की है 72%। एक दूसरी बात आपने खुद भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी बैन रखी नहीं थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहूंगा, इनकी हम भी गांव को कश्मीर में माता कहते हैं, ऐसी बात नहीं, हम कहते हैं गांव मौज, उसका मतलब है कश्मीर में गांव माता, ये एक तरफ से कहते हैं हम दूसरी तरफ से कहते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आपने पार्टी क्यों रखी थी? आप सवाल मत पूछिए, आप जवाब दे दीजिए। इंजीनियर रशीद, आपने बीफ पार्टी क्यों की थी? वो आपने सब जानते हुए माहौल खराब है, बीफ पार्टी आपने क्यों की थी? मीडिया को बुलाकर, बैनर लगाकर पॉलिटिक्स आप कर रहे थे बीफ की, आप चिढ़ा रहे थे लोगों को। आप जवाब तो देने दीजिए, आप जवाब तो देने दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। 6 तारीख को हमने बीफ पार्टी की, क्योंकि जो हमारी असेंबली थी उसमें हमने एक बिल लाई थी कि जो सेक्शन 298A और B है उसको खत्म किया जाए, लेकिन स्पीकर साहब ने असेंबली में ऐलान किया कि मैं आरएसएस का आदमी हूं, इस बिल को आने नहीं दूंगा, और वो बिल आई भी फिर नहीं। तो आप बताइए फिर हम कहां जाएं अगर हम अपनी मर्जी का खाना न खाएं? बीफ पार्टी देके हमने एमएलए को और सरकार को यह पैगाम दिया कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें कोई हस्ताक्षर नहीं कर सकता, और उसमें कोई ये हमारा मकसद नहीं था कि किसी की दिल आजारी हो। हमने वहां पर, मैं फिर कहूंगा, हमने वहां स्लाटर नहीं किया, हमने वहां पकाया भी नहीं, और हमने वहां आपका डाइनिंग हॉल भी इस्तेमाल नहीं किया। तो उसमें किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कहां से आ गई? संबित पात्रा, आप सुन रहे हैं इंजीनियर रशीद की दलीलें, आपने सुना शिवसेना के अनंत तरेबी क्या कह रहे हैं। संबित पात्रा, अरुण जेटली कह रहे हैं कि गुंडागर्दी से काम नहीं चलेगा, डिबेट से काम चलेगा। लेकिन ये आपने सुना होगा, सीताराम येचुरी बोल रहे थे ये प्रवचन से क्या होगा। प्रधानमंत्री भी बात कह देते हैं, कह के निकल जाते हैं, राष्ट्रपति भी बयान दे देते हैं क्योंकि वो सिर्फ बयान दे सकते हैं, अमित शाह नेताओं को बुला लेते हैं जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उसके बाद पता नहीं अंदर क्या होता है। आज अरुण जेटली भी कह रहे हैं, सिर्फ बातों से क्या होगा संबित पात्रा? नंबर 1, ये जो इंक फेंकने वाली प्रक्रिया है, इसको मैं कहूंगा अंग्रेजी में रॉन्ग मेथड रिवर्स सिंपैथी। आप देखिए ये तरीका, प्रोटेस्ट तो जायज है डेमोक्रेसी में, मगर प्रोटेस्ट का एक तरीका होना चाहिए। रॉन्ग मेथड इस्तेमाल किया गया प्रोटेस्ट का, आज उसका नतीजा यह है कि इंजीनियर रशीद आज यहां बैठ के प्रवचन कर रहे हैं, रिवर्स सिंपैथी हो गया है। इंजीनियर रशीद जो अफजल गुरु के सिंपैथाइजर हैं, अफजल गुरु को बड़ा समर्थन करते थे, इंजीनियर रशीद जो मसरत आलम के समर्थक हैं, मसरत आलम के लिए समर्थन करते हैं, इंजीनियर रशीद जो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं मानते हैं, उनके लिए प्रवचन को आज हमें सुनना पड़ रहा है केवल इसलिए क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन का एक मेथड रॉन्ग था। हां, डिसेंट होना चाहिए, डिसेंट के तरीके भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, हम निंदा करते हैं, इंक फेंक के नहीं करना चाहिए। मगर आप देखिए किस प्रकार से पाकिस्तानियों को सिंपैथी मिल रहा है और यहां इंजीनियर रशीद को सिंपैथी मिल रहा है, यह बड़ा कष्टदायक विषय है, इस पे हमें चिंता करना होगा। ये बोल रहे हैं इंजीनियर रशीद साहब, मैंने आपके बयान को पढ़ा है, वो बयान मेरे पास है, आपने क्या कहा, कानून भी बन जाए अगर, सुप्रीम कोर्ट भी कह दे अगर, फिर भी हम गौमांस खाएंगे क्योंकि वो हमारा मौलिक अधिकार है। और आपके बयान को सपोर्ट किसने किया? ओमर अब्दुल्ला ने सपोर्ट किया, ये कह के कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान 68% है, इसलिए तय मुसलमानों के मौलिक अधिकारों के अनुसार होगा। आप बताइए ये भड़काऊ नहीं है? आप बताइए सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप अपने आप को रखते हैं, तो बड़ी आसानी से दिया आपने कि कोई तरीका नहीं है विरोध का, लेकिन आप ही के एमएलएस ने इनकी पिटाई की थी जम्मू कश्मीर विधानसभा में, आप ही के एमएलएस थे वो, यानी जो आप ये जो प्रवचन दे रहे हैं ये आपके एमएलएस के लिए। हाँ नहीं, और हमारे ही उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी ने कहा था कि ये तरीका बिल्कुल उचित नहीं है। हो सकता है कि बहुत भड़क के एमएलए ने कुछ कर दिया हो, मगर वो भी तरीका उचित नहीं है, और खास करके विधानमंडल के अंदर बिल्कुल उचित नहीं है, कोई उसकी तरफदारी नहीं कर रहा है। मैं यही तो कह रहा हूं, गलत तरीकों के कारण गलत लोगों को सिंपैथी मिल जा रहा है, हमें ये सोचना होगा। कोई भी आज तक राशिद इंजीनियर साहब के बातों से इत्तेफाक नहीं रखता है, आधे घंटे तक ये अब हमें प्रवचन देंगे, ये दुखद विषय है। एक सेकंड में आ रहा हूं इंजीनियर रशीद आपके पास। आलोक जी, मैसेज क्या जा रहा है? ये कालिक पॉलिटिक्स जो देश में चल पड़ी है, पिटाई हो रही है, कालिक पॉलिटिक्स हो रही है, हत्याएं तक हो रही हैं, क्या मैसेज जा रहा है? अब देखिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तक को वापस जाना पड़ा है। देखिए मानक जी, आपने आज डिबेट में 2-3 प्रश्न लिए थे, मूल प्रश्न कि क्या केवल बयानों से गुंडागर्दी रोक पाएंगे मोदी साहब? मैं समझता हूं कि बयान जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रायोजित हैं। एक तरफ कहते हैं कि साहब हम निंदा करते हैं, दूसरी तरफ आप किसी के भी खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं। आज तक बताइए इतने बयान आए ऊटपटांग जिससे देश की अखंडता और तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह लगे, लेकिन आज तक भाजपा ने अपने एक भी कार्यकर्ता को बाहर न करते हुए बल्कि गिरिराज जैसे लोगों को
राज्य से हटाकर केंद्र में लाकर मंत्री तक बना दिया। आप कहते हैं कि साहब बयानों से क्या हम ये निंदा करते हैं? क्या आपने जिन लोगों ने राशिद इंजीनियर की पिटाई की गलत है? राशिद इंजीनियर साहब तो अपनी बातों से घुमा रहे हैं, वो उन्होंने जो भी किया वो पूरी तरह से निंदनीय है। आप बैनर लगाकर, आप कैमरे लेकर और गौ माता की एक तरफ कहते हैं माता कहते हैं हम भी उनको, दूसरी तरफ आप माता को काट के आप पार्टी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं दोनों तरह से असंवैधानिक कदम उठे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का माहौल बना रही है, ये माहौल उनको वापस डसने लगा है। इसीलिए संबित पात्रा जैसे लोगों को भी यहां पर आकर टीवी चैनल पर प्रवचन देना पड़ रहा है। आप कहते हैं कि साहब विवादित बयानों पर सख्त कार्रवाई होगी। अरे भाई, एक भी कार्रवाई आज तक हुई है तो बताइए? किसी भी साधु साध्वी, साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, किसी को एक आज तक मेमो भी अगर पार्टी ने इशू किया है तो आप बता दीजिए। अभी अरुण जेटली साहब कह रहे हैं कि सरकार दबाव में नहीं आएगी। इसका मतलब सरकार दबाव में, 2 राज्यों में मात्र आप कोएलिशन गवर्नमेंट में है, एक जम्मू कश्मीर है, एक महाराष्ट्र है। दोनों ही में आपका जो कोएलिशन पार्टनर है वो आपको हर तरह से पानी पी पी कर कोस रहा है। आपको एक भी बात नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात कही है। आपने दोनों ही राज्यों में बीजेपी की हालत घुटने टेकने वाली हो गई है। पहले वाली आपने ये कहा कि अगर बीजेपी या शिवसेना, इनकी आइडियोलॉजी, इनकी सोच से इत्तेफाक रखने वाले लोग अगर गलत कर रहे हैं, इंजीनियर रशीद आप भी गलत कर रहे हैं। आपने सुना, आप भी आग में घी डाल रहे हैं। राष्ट्रपति जो कह रहे हैं ना प्रेसिडेंट हमारे, वो आपके लिए भी है कि बंद करिए, ये डिवाइसिव फोर्सेस को काबू करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं आप? ये आप मेरी जवाब तो देने दीजिए। मेरी स्मित पात्रा जी से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वो मुझे सरमन ना दें मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मैं सिर्फ इनसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचते, मेरे से ठेस पहुंचते है, हो सकता है आपकी 10 चीजों से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचे। हर धर्म जो है वो टॉलरेंस का दर्ज देता है। लेकिन इंजीनियर जी, अगर भावनाओं को ठेस एक दूसरे को जानबूझकर पहुंचाएंगे तो वो गलत है। मेरी गुजारिश संवैधानिक दायरे में रहिए। आपको कुछ भी खाना है, आप कहीं ना कहीं अपने शांति से रहिए। मीडिया कैमरे बुलाकर आप नौटंकी करेंगे तो पूरा देश देखेगा उसको। नहीं, मैंने आपको तो जबरदस्ती नहीं की कि आप मुझे बुलाएं। आपने मुझे बुलाया, आपको हमारी जायज बात सुननी पड़ेगी। नहीं, सुन रहे हैं। ये नौटंकी का हम तो मर रहे हैं। आपको गांव माता की पड़ी है वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताइए कश्मीर में 25 वर्षों में लगभग हजारों गायें फौज और मिलिटेंट के दरमियान क्रॉस फायरिंग में मारी गई। मुझे आप ये चीज बताइए, अगर आपको गांव माता की इतनी फिक्र है, हम कश्मीर में 80,000 लोग मारे गए। मुझे बताइए रजौरी में एक शख्स जा रहा था, अब्दुल हमीद पुलिस वाला, वो बेस लेके जा रहा था। आप मुझे से भटका रहे हैं। उधमपुर में जो ड्राइवर आपने जानबूझकर चढ़ाने के लिए राशिद जी, कल की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कालिक वाली राजनीति की निंदा करती है, लेकिन कालिक के बाद जो आपके बयान आए थे, जो आपने हिंदुस्तान के खिलाफ तक भी बयान दिए थे, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत थे। आप पूरे हिंदुस्तान को छोड़कर पूरे विश्व को बता रहे थे कि देखिए क्या होता है तालिबान। आपका जो बयान था वो बिल्कुल ही राष्ट्र के विरोध में था। चलिए, ब्रेक का टाइम हो रहा है। इंजीनियर रशीद, ब्रेक पर जाने से पहले एक कमेंट। आप किस बयान की बात कर रहे हैं? आप किस? हाँ, मुझे बताइए कौन सा बयान मेरा गलत था। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जो गांधी जी का हिंदुस्तान था, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जहां गांधी जी ने भी कहा था कि मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। लेकिन बदकिस्मती से आज के तारीख आप देखिए, सबके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं इंजीनियर रशीद के। आपने जानबूझकर बीफ पार्टी मीडिया के कैमरे के सामने बैनर बुला के जवाब दे रहा हूं मैं। ये उस पर मेरा विषय साफ है कि जम्मू कश्मीर में हमें गांव माता से बढ़कर कोई और चीजें भी हैं। हम वहां पहले ही मर रहे हैं, वहां और भी फिक्रें हमें करने की तो क्या बीफ खाने से वो चीजें सुधर जाएंगी? क्या आपकी बीफ पार्टी से जो जम्मू कश्मीर की समस्याएं हैं वो सुधर जाएंगी? वो मेरा अधिकार है आपका, ठीक है, कानून के अनुसार चले, लेकिन आप नौटंकी करें एमएलए हॉस्टल में बुलाकर, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। आप मेरी बात सुनिए, हम नौटंकी नहीं कर रहे हैं। हम 1 लाख लोग मरे हैं अब तक, कौन नौटंकी कर रहा है? वो देखिए, आप इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं। हमारी बात सुन नहीं रहे, आप इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं इंजीनियर रशीद। आप टेररिज्म और उसमें जो लोग मारे गए हैं उनका मुद्दा आप गौ हत्या से जोड़ रहे हैं, गौ मांस से जोड़ रहे हैं। ये 2 अलग अलग मुद्दे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं इंजीनियर रशीद में, ब्रेक लेना पड़ेगा, वक्त की नजाकत है, लेकिन ये बहस हमारी सबसे बड़ा सवाल में जारी है। आज का सवाल यही है कि क्या कालिक पॉलिटिक्स ने देश की नाक कटा दी है? इंजीनियर रशीद हमारे साथ हैं, जम्मू कश्मीर के इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, जिन्होंने बीफ पार्टी की थी कैमरों के सामने। उसके बाद उनकी पिटाई की गई विधानसभा के अंदर और उनके ऊपर स्याही फेंकी गई दिल्ली में। इसीलिए आज ये बहस भी हो रही है।
आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तानी क्रिकेटरों को देश से निकालकर कट्टरवादियों की जीत हो गई है? क्या कालिक पॉलिटिक्स ने देश की नाक कटा दी है? और क्या सिर्फ बातों से गुंडागर्दी रोक पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? बहस करने के लिए शिवसेना से अनंत तरे, बीजेपी से संबित पात्रा, जम्मू कश्मीर के इंडिपेंडेंट एमएलए इंजीनियर रशीद और यहां स्टूडियो में आलोक शर्मा। अनंत तरे जी, आप कह रहे थे आप इसे गुंडागर्दी क्यों कह रहे हैं, राष्ट्रभक्ति को? आपने सुन लिया, अरुण जेटली भी यही कह रहे हैं कि गुंडागर्दी मत करो। आप ही के अलायंस पार्टनर हैं, इतने बड़े नेता हैं, वित्त मंत्री हैं देश के, वो भी गुंडागर्दी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं डिबेट करो, गुंडागर्दी मत करो। और आप देखिए, बीसीसीआई के ऑफिस में घुस जाओ, स्याही फेंक दो, पिच खोद दो, आप इसे गुंडागर्दी नहीं मान रहे। ये 25 साल से अलायंस है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का। इस अलायंस होने से पहले शिवसेना का रवैया ऐसा है और ऐसा ही रहेगा आगे भी चल के। उनको पसंद आया हमारा रवैया करके अलायंस 25 साल से चलते आ रहा है। जो लास्ट लोकसभा जी हुई उसमें भी अलायंस में हम लोग चुन के आए हैं। 18 एमपी हमारे शिवसेना के वहां पे है लोकसभा में। ये देशभक्ति, देश के कायदे कानून से कोई बड़ा होता नहीं है। आपको मालूम है तो आप ही तो कायदा कानून ही तो तोड़ रहे हैं। अनंत तरे जी, कौन सा कानून आपको इजाजत देता है किसी पे स्याही फेंक दो, किसी के दफ्तर में घुस जाओ, किसी की पिटाई कर दो? आप कायदे कानून की बात कर रहे हैं और कायदे कानून आप ही के कार्यकर्ता तोड़ रहे हैं। ये लोकशाही का एक अंग है, उससे हम लोग आंदोलन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात शाही लगाना, सिर्फ शाही लगाया, आंदोलन करना, घेराव डालना, ये लोकशाही का अंग है। जेटली की बात नहीं सुनेंगे आप प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं सुनेंगे, आप राष्ट्रपति की बात नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? देखो, सब जन सुनते मानस जी, मगर शिवसेना प्रमुख जी हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से भी विनती की थी कि किसी भी हालत में पाकिस्तान की टीम हमारे मुंबई में आने नहीं चाहिए, तभी आई नहीं थी। और जब प्रयास किया गया तो वहां पे पिच को उखड़ाया गया। आज ये जो हमारे विधायक, निर्दलीय विधायक रशीद साहब बात कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करते थे। अगर वो पाकिस्तान का झंडा जो फहराए थे कश्मीर में, उनको रोकते तो, और हिंदुस्तान का झंडा जलाते तभी रोकते तो उनका हम सम्मान करते थे। वो नहीं किया। मानस जी, जब ये वंश हत्या कायदा नहीं था तभी इनका कोई रोका था किसी ने बीम खाने के लिए? ये कायदा कानून होने के बाद भी क्यों ऐसा करते? तो इसलिए जी, बहुत अच्छी बात अभी अनंत तरे साहब ने कही। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों से हमारा अलायंस इसलिए है क्योंकि बीजेपी को सब चीजें पसंद है। बीजेपी के माधव भंडारी एक महाराष्ट्र से प्रवक्ता हैं, उन्होंने पूरा समर्थन किया है आज। और बीजेपी एक तरफ, दूसरी तरफ घड़ियाली आंसू बहा रही है। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि कालिक पोतना या तमाम जो चीजें हुई उससे बॉर्डर पर कोई फर्क पड़ा? आप मुझे केवल ये बता दीजिए भाजपा की सरकार की नीति में कोई फर्क आया? पूरी तरह से जहां पर दोनों राज्यों में कोएलिशन है बीजेपी का, बीजेपी ने घुटने टेक दिए हैं। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था दिल्ली पुलिस का? संबित पात्रा, दिल्ली पुलिस के यहाँ पर आकर किसी के ऊपर भी कहीं पर भी कालिक पोत दी जाती है, बीसीसीआई के दफ्तर में घुस के लोग हुड़दंग करते हैं, उसके बावजूद 2 घंटे में जमानत हो जाती है 2000 रुपए के मुचलके पर। ये फ्रेंडली मैच तो नहीं है इन दोनों का कहीं? संबित पात्रा, देखिए, 2012 में कामरान सिद्दीकी नामक एक लड़के ने रामदेव बाबा पे कालिक पोत दिया। नंबर 2, मुथालिक नामक एक कोई सेना है, हिंदू सेना इत्यादि, उनके अध्यक्ष हैं, उस पे कांग्रेस के कार्यकर्ता बीवी श्रीनिवास, जिसको बेस्ट वर्कर्स अवार्ड मिला था, उसने 2010 में कालिक पोता। आप बताइए, क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कालिक पोता तो ये भी जस्टिफाइड है? क्या आप ऐसा कह रहे हैं? आलोक जी, सुन तो लीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सुन तो लीजिए। मैंने तो अनजस्टिफाई शुरू से ही कर दिया है, बार बार उसी सब्जेक्ट को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप एमआईएम के कार्यकर्ताओं को याद करिए, उनके 5 एमएलए ने जाके मार पिटाई की थी तस्लीमा नसरीन के साथ जब वो अपना किताब रिलीज कर रही थी हैदराबाद में। उस समय आप और एमआईएम कोएलिशन में थे। आप कोएलिशन क्यों मेंटेन रखे? 2005 की घटना है, उसके बाद 2012 तक आप कोएलिशन में कोएलिशन का पार्ट हमें न पढ़ाइए। मैं मुद्दे पर ही हूं। मैं कह रहा हूं कांग्रेस की आप मत गिनाइए, आप अपनी बात करिए। आज देश में ये जो सब हो रहा है, आप ही के अलायंस पार्टनर है। देखिए, अनंत तरे जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। और वो कह रहे हैं, जैसे आलोक जी भी कह रहे हैं, कोई एक्शन हुआ नहीं है, किसी की बात कोई सुन नहीं रहा है, सारे बड़े नेता सिर्फ बातें कर रहे हैं।
आपको बेबस तो नहीं महसूस हो रहा है, लाचार तो नहीं महसूस हो रहा है संबित पात्रा? आपको लग रहा है कि ये बेबसी का आलम है? 10 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया, कानून के सामने लाया गया। उससे पहले भी थाने से ही केवल मात्र 2000 गया था, उनको भी गिरफ्तार किया गया। आलोक जी वो तो जो फिर धारा आप लगी है उसके हिसाब से नहीं, आपके इतने बड़े बड़े कार्य वो तो नहीं, वो तो कोर्ट बैठी है ना, कानून बैठा है, क्या जज भी मिले हुए हैं हमारे साथ? पता भी नहीं चलता है, ये मीडिया वहां पहुंच जाता है। आपका इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? पूरा इनसे बुलवा लीजिए, पूरा बुलवा लीजिए। नहीं, अच्छा संबित पात्रा, मैं ये चाहता हूं, उसे छोड़िए, बीजेपी कांग्रेस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ रहा हूं मैं चाहता हूं आप रशीद साहब को भी जवाब दीजिए। जरा बैठे हैं आपके साथ, आपकी बात सुन रहे हैं, और जाहिर है आप उन्होंने आपका नाम भी लिया कि संबित पात्रा से मैं ये पूछना भी चाहता हूं कि ये कौन सा तरीका है, विधानसभा में आपके एमएलए ने उनकी पिटाई कर दी। इसका जवाब मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में दे दिया कि निर्मल सिंह जी ने उसकी निंदा की, मगर मैं राशिद इंजीनियर साहब की बातों का जवाब देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत ससम्मान कह रहा हूं, राशिद इंजीनियर जी के विचार ये देश के विरोधी विचार हैं। राशिद इंजीनियर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर फरमान जारी कर देगी तो वो मेरे मौलिक अधिकारों को रोक नहीं सकती है, मैं तो गौमाता खाऊंगा। राशिद इंजीनियर मसरत आलम के हमदा मतलब वो उनके सिंपथाइजर है। राशिद आलम सैयद सलाहुद्दीन जो कि एक आतंकवादी है पाकिस्तान का, उसके सिंपथाइजर है। राशिद आलम जैसे लोग याकूब मेमन के सिंपथाइजर हैं। ऐसे लोगों को मैं जवाब तक देना लेकिन आपने क्यों जवाब डॉक्टर पात्रा, मैं ये जो लोग पाकिस्तान के समर्थक थे, नारे लगाते थे, उनको आपने मंत्री बनाया। आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी बीजेपी कांग्रेस की पॉलिटिक्स में मत जाइए। आलोक जी मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। संबित पात्रा, इसका मतलब ये वो अरुण जेटली की बात आप भी नहीं सुन रहे हैं, आपके एमएलए भी नहीं सुन रहे हैं, डिबेट में आप यकीन नहीं करते हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, और एमएलए उनको पीटेंगे विधानसभा में, एक स्याही फेंकी जाएगी, ये सही है इसका मतलब? नहीं, आपने ऐसा कैसा मतलब निकाल दिया जब सीधे हिंदी में मैंने इतने अच्छे से बोला पहले कि हम कंडेम करते हैं। कंडेम का अर्थ होता है निंदा। नो, मैं राशिद अरुण जेटली जी ने यह नहीं कहा है कि घूम घूम के राशिद इंजीनियर का जवाब देना है। अरुण जेटली जी ने कहा है जहां भी डिबेट हो वहां डिबेट होना चाहिए, इंक नहीं फेंकना चाहिए। मैंने उनके सारे विषयों का विषय रख दिया है। राशिद वो कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो मैं यहां बैठ के उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा। इंजीनियर रशीद, मुझे कुछ कहने दीजिए। मेरे ख्याल में सारा देश इस वक्त सुन रहा है कि सारा देश सुन रहा है, दुनिया देख रही है कि संबित पात्रा जी किस तरह तमाम लिमिट्स को क्रॉस करके कह रहे हैं। इनकी एरोगेंस बोल रही है, इनका पावर बोल रहा है, इनका नशा बोल रहा है। एक सलाहुद्दीन की बात नहीं, लिमिट क्रॉस करके बोल रहे राशिद साहब। कल आपने कहा कि हिंदुस्तान एक तालिबानी देश बन गया है। आप बड़ा लिमिट में बोल रहे थे, हिंदुस्तान तालिबानी देश बन गया है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान तालिबानी देश बन गया है और ऐसे लोगों को हम बैठ के डिबेट में इतना स्पेस दे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मानक साहब कि ऐसे लोगों को इतना स्पेस क्यों दिया जाता है जो लोग हिंदुस्तान को तालिबानी देश कहते हैं। कहने से चिल्लाने से थोड़ा कोई फर्क मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। जो हिंदुस्तान को तालिबानी देश कहता है वैसे व्यक्ति की बात मैं नहीं सुनूंगा, मगर ऐसे भी व्यक्ति के ऊपर इंक नहीं छिड़कना चाहिए, ये मैं मानता हूं। पट्टी बांधी है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संबित पात्रा जी, अगर आप अब मेरी बात नहीं सुनना चाहते वो तो पता है, मसरत आलम का समर्थन आप करते हैं, सैयद सलाहुद्दीन का समर्थन आप करते हैं। पट्टी किसने बांध रखी है आंखों पर? पट्टी किसने बांध रखी है आंखों पर? आप हिंदुस्तान को, आप जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं, वैसे में मैं आपकी बातें सुनूं। हम साक्षी महाराज की बात करें, हम साक्षी महाराज की बात क्यों? मुझे कहता है मसरत आलम की बात करेंगे आप? नहीं, आप मसरत आलम की बात करेंगे, वो आपका हीरो है। मसरत आलम आपका हीरो है, क्या बोल रहे हैं आप? मसरत आलम आपका हीरो है, आप क्या बोल रहे हैं? मानव जी सुन, देखिए कैसे व्यक्ति को आपने चैनल पर स्थान दिया हुआ है, कैसे व्यक्ति को आपने स्पेस दिया हुआ है जिसका हीरो मसरत आलम है, वैसे आदमी की बात हमें सुनना पड़ रहा है। संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, आप बात सुन तो लीजिए, बात सुन तो लीजिए संबित पात्रा जी, कूल हो जाए। नहीं, मैं नहीं सुनना चाहता। आप मसरत आलम आपका हीरो है, वैसे व्यक्ति की बात नहीं सुनना। बोलने तो दीजिए संबित पात्रा, उनको आप बोलने दीजिए। अरे जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर को हिस्सा ही नहीं मानता, उसकी बात से क्या सुन? बोलने तो दीजिए उन्हें। आप बोलिए इंजीनियर रशीद, क्या कहना चाह रहे हैं? सुन लीजिए, आप बात तो सुन लीजिए। मसरत आलम को देश की हाई कोर्ट ने सुप्रीम, मसरत आलम पे बहस नहीं हो रही है। इंजीनियर रशीद मुद्दे पे आ जाइए, इंजीनियर रशीद मुद्दे पे आ जाइए। क्या भारत तालिबानी देश हो गया है? मसरत आलम छोड़ दीजिए, मैं निजी कमेंट्स में नहीं जा रहा।
मुझे अफसोस है आप मुझे कहने ही नहीं देते, मैं फिर खामोश रहूंगा। या तो आप मेरी बात सुनिए। सर मैं ये कह रहा हूं जिस बात पर हमने डिबेट किया उसी मुद्दे पे रहेंगे। मैं मुद्दे पे डिबेट चाह रहा हूं। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। मैंने एक यहाँ पर कहा कि यहाँ पर तालिबानाइजेशन की बात हो रही है। मैं बिल्कुल वही बात आपसे सामने कहूंगा। अगर आप पाकिस्तान में देखें, वहां पर कुछ इलाकों में वो आज भी पोलियो ड्रॉप्स नहीं डालने दे रहे हैं, और वही चीज आप स्टूर एज में इंडिया को ले रहे हैं, जहां आप सिर्फ एक गाय के बचाव के लिए आप इंसानों को मार रहे हैं। तो आप मुझे बताइए पाकिस्तान और इंडिया में फर्क क्या रहा? इंजीनियर रशीद, फंडामेंटलिस्ट आप जानते हैं ना, आप जानते हैं साउथ इंडिया में, मुझे बताइए आप कादरी, आप साउथ इंडिया में बजरंग दल के कार्यकर्ता को भी मारा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीफ के मुद्दे पर एक धर्म दूसरे धर्म को मार रहा है, दोनों तरफ मर्डर हो रहे हैं, असहनशीलता दोनों तरफ है। इंजीनियर रशीद आप जानते हैं, आप रोज लोगों को मार रहे हैं, उनको काट रहे हैं। अरे इंजीनियर रशीद आप भी तो वही कर रहे हैं, आपने भी भड़काया जानबूझ के बीफ पार्टी करके। नहीं कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि दोनों तरफ से हो रहा है ये। जनाब कश्मीर कौन मार रहा है, काट रहा है हिंदुस्तान में? कश्मीर में किसी को किसी के बढ़कर मैं क्या इखलाक को किसने मार दिया? उसके बाद मैंने बी पार्टी दी सुनील पात्रा जी। अब आप देखिए, आप दादरी कांड का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन साउथ इंडिया में के लिए मैं थोड़ा जिम्मेदार हूँ। अरे सर बाबरी मस्जिद तो आपने तोड़ दी। प्रशांत पुजारी का गुजरात नाम में आपने जो सुना है, आपने किया वो बजरंग तो दल के आपको कार्यकर्ता थे। आपने क्या किया? आप जानते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, हिंदुस्तान को तोड़ने का साजिश रच रहे हैं यहाँ बैठे। अगर किसी राज्य में कोई घटना होती है तो क्या बी पार्टी करेंगे क्या? साक्षी महाराज हूँ, परवीन तुगड़िया हूँ। राशिद जी, अगर अखलाक के साथ कोई घटना हुई, कानून अपना काम करेगा। मुझे बता दीजिए, क्या आप बी पार्टी करेंगे क्या? फिर आप तो अफजल गुरु के साथी रहे। मैंने कौन सा अफजल गुरु का आप हिमायत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब बहस उठाई, उससे खराब कुछ और हो सकता है क्या? अफजल गुरु की बात मैं बार बार करूंगा, उसको इंसाफ नहीं मिला। अच्छा ठीक है, चलिए हम मुद्दे पे आ रहे हैं वापस। इंजीनियर रशीद वापस मुद्दे पे आ रहे हैं। महोदय से मैं सवाल करना चाहता हूँ। इंजीनियर रशीद मुद्दे पर आ जाइए। मानक जी, भाजपा के प्रवक्ता महोदय से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस समय बीफ पार्टी हो रही थी, बीजेपी की वहाँ पर सरकार है, जम्मू कश्मीर में सरकार क्या कर रही है? हम बैठ के डिबेट करेंगे, बताइए। आप मुद्दे से मत भटकाइए। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय आप ये बताइए, बीफ पार्टी ऐसे लोग कर रहे थे तो आपकी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों थी? क्या पूरी आप पहले बताइए आलोक जी, आप अफजल गुरु के साथ हैं या अफजल गुरु के खिलाफ हैं? हम अफजल गुरु के बिल्कुल 100% खिलाफ हैं। अफजल गुरु को इंसाफ नहीं मिला। अरे इंजीनियर रशीद, इंजीनियर रशीद में क्यों साइन किया? कहने दीजिए। डॉक्टर पात्रा एक सेकंड। इंजीनियर रशीद मैं ये कह रहा हूँ, अफजल गुरु आपके हीरो होंगे, आप मानिए। एक आतंकवादी को फांसी हो चुकी है, वो आतंकवादी है, आतंकवादी है, वो आतंकवादी था, उसको फांसी भी हमने दी है। आपका हीरो होगा हमारे सरकार के समय में उसको फांसी दी गई है। आप सवाल पूछने वाले कौन? हमारे चैनल पर आप एक आतंकवादी को हीरो मत कहिए, आपका हीरो होगा वो, आप उसे हीरो मानिए। इंजीनियर रशीद, आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। छोटी सी आप दादरी का जिक्र करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से असहनशीलता हो रही है, आप उसका जिक्र नहीं करते हैं। आप बीफ पार्टी क्यों कर रहे थे, आपके जवाब नहीं देते। आपको मेरी छोटी सी बात, आपको पहले मेरी छोटी सी बात सुननी पड़ेगी। आपको मेरी छोटी सी बात सुननी पड़ेगी, प्लीज, फॉर गॉड से, खुदा के लिए। सुनील पात्रा जी ने जो कहा, चले मैं मानता हूं, बड़ा गुनाह, छोटी सी बात, सजा मिल गई, अच्छा हुआ। इतना बड़ा गुनाह, बात तो सुनिए। आपके पास सुनने के लिए कुछ है ही नहीं। आप यू आर डिफेंड के वीक आर्गुमेंट। आप मेरी बात सुन लीजिए। जिसका हीरो अफजल गुरु है, उसकी बात हम नहीं सुन। राशिद जी, आप सीधा एक जवाब दीजिए, आपने बीफ पार्टी क्यों की? आपका हीरो कैसे हो सकता है? वो भी जिसका हीरो अफजल गुरु, उसकी बात देश और मीडिया को बुलाकर आप अगर बीफ पार्टी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप कॉन्स्टिट्यूशनल एमएलए हैं। हाउ हैव यू डबल स्टैंडर्ड? आपके दोहरे प्यार हैं। इलेक्टेड एमएलए का मतलब नहीं मैं आपका किराया का। देखिए, बीजेपी तो बोल रही है, बात मान ली हमने, लेकिन आपने जो किया वो भी कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया और जानबूझ किया आपने। आप स्वयं कह रहे हैं कि अखलाक के विरोध में मैंने किया। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात बोलिए, आप मेरी बात सुनिए। आप जम्मू कश्मीर में हमें गिलानी को आप कभी नमाज नहीं पढ़ने देते, उसे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। आप ईद के दिन वीरवाइज को नमाज नहीं पढ़ने देते, क्या उसे हमारी धार्मिक भावनाओं फिर से देखिए, इंजीनियर रशीद, आप अलगाववादियों को, सेपरेटिस्ट को, टेररिस्ट को अपना हीरो मानते रहिए। इंजीनियर रशीद एक सेकंड रुक जाइए। अनंतर जी को ला रहा हूँ। इंजीनियर रशीद शांत हो जाइए। आपकी बात हम इतनी देर से सुन रहे थे। अनंतर शिवसेना के अनंतर है। अनंत जी, आप बहुत देर से शांत हैं। मैं चाह रहा हूं, इंजीनियर रशीद कह रहे हैं तालिबानी होता जा रहा है हिंदुस्तान। इशारा आपकी तरफ है कि आप और आपके जैसे जो सोच वाले लोग हैं वो तालिबानी होते जा रहे हैं, हिंदुस्तान को तालिबानी बना रहे हैं। अनंतर है।
बना दिया है। ये अभी बना दिया देश के सबका। कानून मानने वाला नहीं है आदमी, क्या हमको बताएगा ऐसा? नहीं, ये शिवसेना तो देश का कानून लोगों मान ने रही है ना। सुन लीजिए। शाही शिवसेना फेंकी, जो कर रही है क्या वो कानून के तहत कर रही लोगों है? ने शाही फेंकी इसलिए बच गई है, समझा कि नहीं? ये शशांक मनोहर जो है ये पाकिस्तान में क्यों नहीं गए? वो तो आप भेजिए ये ना, आपकी कुलकर्णी जो सरकार है है केंद्र में। ये पाकिस्तान में क्यों नहीं और गए? पाकिस्तान के शहरियार जो आए हैं उनको आपकी सरकार ने, जो केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है, उसने वीजा दिया है। आप वीजा क्यों नहीं कैंसिल कराते हैं उनका? भाजपा के साथ फ्रेंडली मैच खेलते हैं। माधव भंडारी कह रहे हैं कि शिवसेना ने जो किया बहुत अच्छा किया है। ये जो है यूपी के बिहार के लोगों को आप वहां से धक्के मार के निकाल दें। साउथ इंडियन रेलवे का एग्जाम नहीं देंगे। वो आप आपस में कानून को देख मानते लेंगे। हैं? आप कानून को मानते हैं क्या? तालिबान वाले कहने का कोई अधिकार नहीं है, आप समझे कि नहीं? नहीं, आप चलिए ही को सर, अधिकार देखिए। है सारे शिवसेना को। देखिए अरे आपको बोलने का अधिकार क्या है? इंदिरा गांधी की हत्या में आप क्या मेरे किया? पास बिल्कुल खत्म हो गया इंदिरा है। गांधी टाइम मेरे पास इंदिरा गांधी बिल्कुल की खत्म हो गया है। चलिए कम से कम इस डिबेट में तो थोड़ी सी सहनशीलता हम लोग दिखाते हैं। टाइम खत्म हो गया है, वक्त का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए, सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। अनंत तरे जी माफ करिएगा, फिर करेंगे डिबेट। लगता है मुद्दा अभी शांत होने वाला नहीं है, फिर आइएगा, फिर डिबेट करेंगे। आज के लिए माफी चाहता हूं। अनंत तरे, संबित पात्रा, इंजीनियर रशीद, आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए।